हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर सेशन। ये आपकी एडवांस कंप्यूटर की सीरीज़ है एंड इसमें हम लोगों ने अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली फंडामेंटल्स एंड कंप्यूटर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो आपके सिलेबस में रहता है, उसी में से ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आप लोग जानते ही हैं, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट को कवर किया है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ MCQs बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न जो रिसेंट एग्जाम्स में हमने देखा भी है, हम लोग कवर करेंगे आज की इस क्लास में। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन द क्लास। हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो MCQs मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ऑब्वियसली दीज आर न्यू पैटर्न बेस्ड। अब न्यू पैटर्न से कहने का मेरा मतलब क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड। और इस टॉपिक में से ये जो मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का कंसेप्ट आपको बोल रही हूँ ना, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 5 MCQs देखने को मिले थे इसी सिंगल टॉपिक में से। मतलब यही वाला जो सिंगल हम लोगों को कंपोनेंट लेके चले कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में से, तो सीधा 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे और सबके सब स्टेटमेंट बेस्ड और सबके सब में ऐसे कंसेप्ट पूछे गए थे जो हमने नहीं पढ़े थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो आज अकॉर्डिंगली ही इसी पैटर्न पर बेस्ड सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ कि ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इसमें से इसीलिए मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में ही वैसे मैंने कहा था कि जो भी हमने 3 क्लासेस ली हैं, क्लासेस रिवाइज कर लेना था, क्योंकि अभी हम कई बहुत स्टूडेंट्स ने वो नए नए टॉपिक्स पढ़े हैं, तो रिफ़्रेश हो जाए, आप लोगों को MCQs करते हुए कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया था रिवाइज़ कर लो। आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड दोज लेक्चर्स। अगर नहीं किए हैं तो MCQs अटेम्प्ट करिए। जहाँ पर दिक्कत आएगी मैं ऑब्वियसली आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने तो वाली हूँ, लेकिन कंसीडर करना कि पुराने जो लेक्चर्स हमने किए हैं वो भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। और इस क्लास में टोटल 20 MCQs मैंने लिए हैं। अब इन 20 में से जो 5 MCQs है ना, वो मैंने यही वाले MCQs लिए हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले, ताकि आप लोगों को रिलेट कर पाओ, आप लोगों को ये समझ में आए कि जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चंस आए थे और ये इन्हीं टॉपिक्स में से आए थे जो हमने पढ़े हैं, और इनको कैसे करना था अटेम्प्ट, इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे रिलेट करना, वो आप लोग समझ पाए। तो 5 क्वेश्चन इसमें से मैंने यही इंक्लूड किए हैं, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ऑलराइट, सो ये तो चीज़ बताना आप लोगों को पहले ही इंपॉर्टेंट थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम MCQs के साथ। एक और चीज़, ये PDFs कहाँ मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जो क्लासेस होंगी, ये जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, इन अगर आप लोगों को चाहिए अपने फ़ोन में तो कहाँ मिलेंगी, तो दीज आर योर कोर्सेज। जिस भी कोर्स में आप इनरोल्ड हो, ये सारे PDFs क्लासेस आप लोगों को यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं आप लोगों को अपग्रेड करवा सकूँ कोर्स में, मैं करवाऊँ, ठीक है, ताकि न्यू पैटर्न के MCQs आप अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो हमने पढ़ रखा है वो तो हमें पढ़ना ही है। ऑलराइट, तो जैसे कि अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए इट इज़ वेरी टाइम भी कम है एज़ पर द टेंटेटिव स्केड्यूल। तो हमारे पास टाइम भी कम है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज करते जाओ और साथ साथ न्यू टॉपिक्स भी अपग्रेड करते जाओ, ठीक है एवरीवन। चलो ठीक है, फिर सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। सिंपल क्वेश्चन रखा है, ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर फ्रॉम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। इस तरह के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, लेंदी होते हैं, एक एक स्टेटमेंट रीड करके समझना पड़ता है, बट अब हमें पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें अपनी लर्निंग के साथ साथ स्पीड पे भी काम करना है और एकदम परेशान नहीं हो जाना है क्वेश्चन पेपर देख के, इतना लेंदी आ गया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, उसी में 10 मिनट चले जाएंगे। नाउ वी नो ऐसा ही आ रहा है, तो बस एक्सपेक्ट करो ऐसा ही आएगा, आए या ना आए वो आगे एग्जाम पर है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सिंपल मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जो डिफरेंट हार्डवेयर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, है ना। जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आर्किटेक्चर इज़ द डिज़ाइनिंग पार्ट, कि ये जो इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसिंग, ये सब आपस में कैसे इनका डिज़ाइनिंग हुआ है कंप्यूटर में, तो उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो विच वन वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, रीड कीजिए सारे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। आर्किटेक्चर फोकसेस ऑन सिस्टम डिज़ाइन।
आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन पे फोकस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाइपलाइनिंग। हमने पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, जूनियर असिस्टेंट में भी इस कंसेप्ट में से स्टेटमेंट थी। पाइपलाइनिंग होता क्या है पढ़ चुके हैं हम लोग। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती हैं। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जब आपका प्रोसेसर एक साथ एग्जीक्यूट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका सीपीयू आइडल नहीं रहता, सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उसी को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर पे पाइपलाइनिंग सिस्टम होता है, एक ही सिंगल वाटर कनेक्शन होगा या बाहर से जो कनेक्शन आ रहा है वो डिफरेंट वॉशरूम्स में या किचन में उसका मतलब फंक्शनिंग चल रहा है, तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, बस उसी से रिलेट करके कह लो पाइपलाइनिंग। अब क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स रीड फर्स्ट स्टेटमेंट, पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। थ्रूपुट भी मैंने आप लोगों को समझाया था क्या होता है। थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा प्रोसेस्ड इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में कितना डेटा जो है या कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट, है ना। तो पाइपलाइनिंग क्या थ्रूपुट इंक्रीज करती है? बिल्कुल करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब मल्टीपल एग्जीक्यूशंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, तो इन अ गिवन टाइम ज़्यादा डेटा प्रोसेस होगा, है ना। तो मतलब थ्रूपुट भी इंक्रीज करेगी, तो पाइपलाइन से थ्रूपुट इंक्रीज करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड स्टेटमेंट, पाइपलाइनिंग रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। पाइपलाइनिंग से किसी मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन का, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पाइपलाइनिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करती है, दैट डजंट मीन कि इसका इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एक इंस्ट्रक्शन को जितना टाइम एग्जीक्यूशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए लगना है वो लगेगा ही, ठीक है, उससे एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर हैज़र्ड्स ऑकर ड्यू टू हार्डवेयर रिसोर्स कन्फ्लिक्ट। अब तुम लोगों को हैज़र्ड्स का कंसेप्ट याद आया है ना। मैंने पाइपलाइनिंग के कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोगों के साथ डिस्कस किए थे इन द फर्स्ट और द सेकेंड लेक्चर, इफ़ यू रिमेंबर, कि पाइपलाइनिंग की वजह से हैज़र्ड्स भी होते हैं, जिसको पाइपलाइन प्रॉब्लम या पाइपलाइनिंग हैज़र्ड्स कहते हैं। डेटा हैज़र्ड, स्ट्रक्चर हैज़र्ड, इस तरीके के हैज़र्ड होते हैं। स्ट्रक्चर हैज़र्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता है ना। तो ये भी हो सकते हैं, किसकी वजह से होते हैं? पाइपलाइनिंग की वजह से ही होते हैं, ये तो हमने पढ़ा था पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में कॉज कंट्रोल हैज़र्ड। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब कंट्रोल हैज़र्ड क्यों होता है, पहले ये समझो। जब पाइपलाइनिंग की हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो कंट्रोल हैज़र्ड हो सकता है। कंट्रोल हैज़र्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो मूव कर गया टुवर्ड्स द सेकेंड इंस्ट्रक्शन, इसको भी फिनिश ही नहीं किया, है ना। लेकिन हो सकता है कि सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट वाले का आउटपुट हमें चाहिए, तो उस वक्त क्या आता है? कंट्रोल हैज़र्ड आता है। और ये जो जंप होता है उसी को हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन जंप कर जाता है, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन में जंप कर जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है? कंट्रोल हैज़र्ड आता है, क्योंकि जो हमें आउटपुट चाहिए था फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो नहीं मिला। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा है? मैं तुम लोगों को कंसेप्ट भी याद है, पाइपलाइनिंग और पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम, सेकेंड लेक्चर में आई गेस ये पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट। ऑलराइट एवरीवन, आई होप यू गेट इट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आ भी सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन करना तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RISC आर्किटेक्चर। हमने दो तरह के आर्किटेक्चर पढ़े, है ना। RISC इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था। CISC, RSC का फुल फॉर्म, CISC का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म RISC? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। लिख दूँ यहाँ पर, वैसे तो पढ़ाया भी गया है। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये है RISC का फुल फॉर्म। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मतलब यहाँ पर क्या होता है? सिंपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं,
यही होता है। तो देखो क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यूजेस स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस, फ्यूअर सिंपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। मोर RISC इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट इन वन क्लॉक साइकिल, एक ही क्लॉक साइकिल में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, एक ही क्लॉक साइकिल में हो जाती है। क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, द कंप्लीट स्टेप्स जो प्रोसेसर फॉलो करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, फेच करना, डीकोड करना, एग्जीक्यूट करना, देन रिजल्ट्स को स्टोर करना, वो हो गया आपका एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल। तो एक ही क्लॉक साइकिल में मोस्ट RISC, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस जो है सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो एक ही साइकिल में मोस्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन, RISC आर्किटेक्चर हेविली रिलाइज ऑन पाइपलाइनिंग। यस, ये पाइपलाइनिंग पे रिलाई करता है। क्यों रिलाई करता है पाइपलाइनिंग पे? क्योंकि बहुत सारी सिंपल इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ एग्जीक्यूट हो जाती हैं, मतलब काफ़ी इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होना पाइपलाइनिंग ही कहते हैं उसको, तो इस पे भी रिलाई करती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स आर कॉमन। अब कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स कॉमन होते हैं कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में। तो ये RISC के लिए नहीं है, कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, RISC CISC भी हमने पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम लोगों को MCQs के साथ भी मैं समझा रही हूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से आंसर बता रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट वन, आई गेस दिस क्वेश्चन यू ऑल कैन आंसर। और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ है उसमें भी आया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी? कौन सी स्टेटमेंट सही है? वर्चुअल मेमोरी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ रैम, विच इज़ इनकरेक्ट। वर्चुअल मेमोरी तो एक्सटेंडेड रैम की तरह बिहेव करती है ना, रैम की नीड हटा थोड़ी देती है। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर प्रोग्राम्स दैन फिजिकल मेमोरी। लार्जर प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन अलाउ करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्सटेंडेड रैम की तरह काम करती है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज़ फास्टर देन कैश। वर्चुअल मेमोरी और कैश का दोनों का अलग अलग रोल है, तो इसमें फास्टर या स्लोअर होने का कोई केस ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्चुअल मेमोरी स्टोर्स डेटा ओनली इन CPU रजिस्टर्स, नहीं, ये सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, तो विच इज़ अगेन इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, है ना। ये तो तुम लोगों को पता था कंसेप्ट। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। सिमिलर तरह का क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफ्रेंशिएट्स प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? क्वेश्चन अराइजेज हेयर, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है क्या? प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है स्टूडेंट्स? ये रजिस्टर के टाइप्स हैं। हमने रजिस्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस काम आते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। तो ये रजिस्टर टाइप्स हैं, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। होता क्या है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या स्टोर करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको होल्ड करता है। तो अकॉर्डिंगली बोथ स्टोर द सेम इंफॉर्मेशन परमानेंटली? नो। PC इज फॉर प्रोग्राम काउंटर, स्टोर्स करंट इंस्ट्रक्शन वाइल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर नेक्स्ट। ये उल्टा बोल दिया तो गलत। सही क्या है? C। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट जो एग्जीक्यूट हो रही है उसे होल्ड करके रखता है ना। ये पढ़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ऑलराइट एवरीवन, 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा रही हूँ ना, ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सीधा सीधा तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में से हैं जो अभी पिछले महीने हुआ है। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमने ये कंसेप्ट क्यों पढ़े, क्योंकि सीधा 5 क्वेश्चन इसमें से आए थे, और किस तरह के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन 6 करवाने वाली हूँ, ये तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं एग्जाम्स में, सिनेरियो बेस्ड, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको अब ये वाले कंसेप्ट थोड़ा समझने पड़ेंगे। ऑल्दो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल यूजेज कई बार हमें नहीं पता होती है, तो अकॉर्डिंगली हमको अब समझना पड़ेगा। चलो, तो जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर हैज़ क्वाड कोर CPU विद 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी, 16 GB रैम, 1 TB SSD। अच्छी खासी रैम है, 1 TB SSD भी है,
क्वाड कोर प्रोसेसर है with 2.4 GHz frequency. A program that uses many threads and perform frequent disk operations is running very slowly and sometimes crashes. होता क्या है, एक प्रोग्राम जो मैनी थ्रेड्स को यूज़ कर रहा है. मैनी थ्रेड से तुम ये लगा लो कि मल्टी थ्रेडिंग हो रही है. मल्टी थ्रेडिंग हो रही है मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है. मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, ये कंसेप्ट तो अब पता है. और फ्रीक्वेंट डिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम जो है वो स्लो है और क्रैश कर रहा है. क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक है, हम नहीं कह सकते प्रोसेसर जो है सही नहीं है. वो प्रोसेसर सफिशिएंट प्रोसेसर है. उसके बाद अच्छी खासी रैम है, एसएसडी भी है, फिर भी आपका सिस्टम क्रैश कर रहा है. क्यों कर रहा है? ऑप्शंस रीड करते हैं. इनसफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेस, ये मैं तुम लोगों को समझाती हूँ अभी क्या है. इनसफिशिएंट सीपीयू कोर परफॉर्मेंस, देखो इन्होंने बोला इनसफिशिएंट सीपीयू कोर परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे पास तो प्रोसेसर क्वाड कोर है, तो ये तो सफिशिएंट है. ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. लार्ज एसएसडी कॉजेज स्लो डिस्क एक्सेस, लार्ज एसएसडी कॉजिंग स्लो डिस्क एक्सेस, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. स्लो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz प्रोसेस फ्रिक्वेंसी दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है. आपको सारे फीचर्स दे रखे हैं, है ना. अब ऑप्शन क्या है? इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेज. क्या मतलब है इसका? देखो, मैनी थ्रेड्स मतलब मल्टी थ्रेडिंग. जब मल्टी थ्रेडिंग हो रही है तो मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं. जब मल्टीटास्किंग होती है तो मल्टीटास्किंग से क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है. रिमेंबर, मल्टीटास्किंग से क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है. कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोसेसर को एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते हो. जब स्विच करते हो तो फ्रीक्वेंट डिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, और मेमोरी यूजेज जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से क्या होता है? सिस्टम के क्रैश होने के चांसेस होते हैं. बार बार टास्क में स्विच करना प्रोसेसर को, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बार बार डिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से मेमोरी यूजेज जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. यही कारण होता है कि आपका सिस्टम जो है वो कभी कभी स्लो या क्रैश हो जाता है, ठीक है. सो इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेज इज़ द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the fundamental operation performed by computer to carry out arithmetic computations in ALU? ALU परफॉर्म क्या करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस. हमें ये पता है ना. अब ALU होता क्या है? सिस्टम क्या करता है? बाइनरी डेटा की प्रोसेसिंग करता है. तो ये जो 0 और 1 है ये प्रोसेस होते हैं थ्रू लॉजिक गेट्स. ये अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. लॉजिक गेट्स और एंड, नॉट, जॉर, ये वाले, है ना. तो बाइनरी डेटा जो है वो प्रोसेस होता है वाया लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? एक तरह के आप कह सकते हो कि डिजिटल कंपोनेंट्स और डिजिटल सर्किट्स दैट वी ऑब्वियसली नॉट गो इन डिटेल, बट इसके थ्रू होता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statement is correct regarding the relationship between instruction execution, memory hierarchy and addressing modes in a typical von Neumann architecture computer system? हमने von Neumann architecture पढ़ा. von Neumann architecture क्या कहता है? Input unit, output unit, processing unit and a memory unit, है ना. यही कहता है कि सिंगल मेमोरी यूनिट होगा जहाँ पर डेटा और प्रोग्राम्स एक साथ स्टोर होंगे. यही था, पढ़ा था. उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया था. मेमोरी हायरार्की क्या है हमने ये भी पढ़ लिया अभी लास्ट लेक्चर जो लिया. डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना. अब इनका रिलेशनशिप आपस में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स क्या है? चलो तो क्वेश्चन 8 पे हैं हम लोग. पहले क्या ऑप्शन कहता है? इमीडिएट एड्रेसिंग ऑलवेज स्पीड्स अप एग्जीक्यूशन बाय अवॉइडिंग मेमोरी एक्सेस. इमीडिएट एड्रेसिंग क्या है? ये एक एड्रेसिंग मोड का टाइप है. इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा फॉर द एग्जीक्यूशन हमें चाहिए वो उसकी इंस्ट्रक्शन में ही है, ठीक है. जो भी प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है उसी में वो डेटा पड़ा है जो हमें चाहिए. हमें किसी और मेमोरी लोकेशन से वो डेटा उठाने की ज़रूरत नहीं है. डेटा इंस्ट्रक्शन में ही है, उसी को मतलब इमीडिएटली आप वहीं से ले सकते हो. इसको कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग. इट ऑलवेज स्पीड्स अप एग्जीक्यूशन बाय अवॉइडिंग मेमोरी एक्सेस. अब इमीडिएट एड्रेसिंग से होता क्या है कि हमें किसी और मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती. ऑब्वियसली वो अवॉइड होगी. तो क्या इससे एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ती है? हमेशा एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग होती है,
ठीक है। कोई लार्ज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोई स्मॉल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट एड्रेसिंग ऑलवेज स्पीड अप करे। ऑल्दो हमें मेमोरी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेमोरी एक्सेसिंग टाइम हमारा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन स्पीड अप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज इंस्ट्रक्शंस लार्ज हो सकती हैं, स्मॉल हो सकती हैं। सेकेंड वन पे आते हैं। अ लार्ज कैश ऑलवेज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस रिगार्डलेस ऑफ द हिट रेशो। कैश लार्ज हो या स्मॉल हो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है? हिट रेशो। हिट तो आप समझते हो, कैश हिट, कैश मिस बताया था आप लोगों को। कैश हिट का मतलब क्या होता है कि जितनी बार डेटा आप सर्च करोगे इन द कैश, सीपीयू एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उसे कैश में मिल जाएगा, उसको कहते हैं कैश हिट। और अगर जो वो एक्सेस करेगा उसे नहीं मिलेगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा और वो नहीं मिलेगा, इफ़ इस प्रोसेसर ट्राइज टू फाइंड डेटा इन द डेटा इंस्ट्रक्शन इन द कैश, तो उसे हम कैश मिस बोलते हैं। तो हिट रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay, so this one is again incorrect. Third one, data hazards can occur in pipeline CPUs even with only register addressing. क्या हमने पाइपलाइनिंग पढ़ा है ना, और उसमें डेटा हैज़र्ड्स होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। डेटा हैज़र्ड्स मतलब क्या होता है, पढ़ा दिया था तुम लोगों को कि एक एग्जीक्यूशन को इनकम्प्लीट किए बिना दूसरी एग्जीक्यूशन पे स्विच कर देता है, और एक मुश्किल आ जाती है कि जो दूसरी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हमें चाहिए वो फर्स्ट वाली का आउटपुट है, जो कंप्लीट ही नहीं किया है ना। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें चाय बिस्किट वाली एग्जांपल भी दी थी। तो पाइपलाइन सीपीयूज में डेटा हैज़र्ड्स होते हैं, विच इज़ करेक्ट। वर्चुअल मेमोरी रिमूव्स द नीड फॉर कैश मेमोरी। अगेन वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी का अलग अलग रोल है, तो कोई भी किसी की ज़रूरत जो है वो कम ज़्यादा नहीं करता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। चलो क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं, ये भी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का ही है। Which statement is correct concerning computer memory and data storage fundamentals? ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था, आप लोगों ने किया भी होगा। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैम इज नॉन वॉलेटाइल एंड रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, वी ऑल नो दिस इज इनकरेक्ट। रोम अलाउज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस ड्यूरिंग नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शनिंग्स। रोम जो है ओनली रीड ऑपरेशंस अलाउ करता है, तो ये भी गलत है। कैश इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, विच इज़ करेक्ट। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विदाउट इन्वॉल्विंग मेन मेमोरी। हमें हमेशा पता है सीपीयू डायरेक्टली कैन एक्सेस मेन मेमोरी और रैम, है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डेटा होता है वो पहले कॉपी होता है इन द मेन मेमोरी, देन प्रोसेसर उसको एक्सेस कर सकता है। ये तो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ रखी है ना, तो दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। चलो क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीपीयू ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। चलो सारी स्टेटमेंट्स देखो, ये सब प्रोसेसर, एग्जीक्यूशन, पाइपलाइनिंग, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं सारे, है ना। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। क्या प्रोग्राम काउंटर करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है? नहीं, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट, एन इंटरप्ट इज प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर प्रोग्राम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये स्टेटमेंट? क्योंकि देखो इंटरप्ट्स हमने पढ़े थे, है ना। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? तो इंटरप्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरप्ट मतलब बीच में दखल कर देना, मतलब प्रोसेसर अपना काम कर रहा है और आपने उसको बीच में टोक दिया कि ये वाला नहीं, अभी तुम दूसरा काम करो, है ना। यही होता है इंटरप्ट। तो जब भी प्रोसेस को इंटरप्ट सिग्नल मिलता है, तो जिस भी प्रोसेस पे वो करंटली काम कर रहा होता है वो उसकी स्टेट को सेव कर देता है, ठीक है। फिर जो भी इंटरप्ट आया होता है, जो भी मतलब नेक्स्ट उसको जो भी इंटरप्ट या फिर जो भी उसको काम नया मिला होता है वो उसको हैंडल करता है पहले, मतलब उसको कंप्लीट करता है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलिंग, है ना। जब इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो वो इंटरप्ट को हैंडल करता है, देन इट कम्स बैक टू द प्रोसेस जिस पे वो काम कर रहा था, जिसको उसने जहाँ तक किया था वो उसकी स्टेट सेव कर दी थी, उसके बाद वो उस पर काम करता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि इंटरप्ट जो है वो पूरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद
शुरू होता है या हैंडल किया जाता है, नहीं। इंटरप्ट जब इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तभी हैंडल किया जाता है। जस्ट जिस प्रोग्राम पे या इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर करंटली काम कर रहा होता है उसकी स्टेट को सेव कर देता है, इंटरप्ट हैंडल करने के बाद वापस उस पर काम करता है, तो ये गलत हो गई। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो करंट इंस्ट्रक्शन का करता है, तो ये तो हमें पता है कि सही है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। ऑल मशीन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर द सेम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स लग सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लार्जर भी हो सकती हैं, ज़्यादा टाइम टेकन हो सकती है, तो सेम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स तो नहीं लगेंगे, है ना। सो ये भी गलत हो गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन 11 पे आते हैं। अभी हम ये, अगर आप लोग ऐसे मतलब इस जोन में हो कि आप लोग ये नए नए कंसेप्ट पढ़े, तो इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे आप अपने आप दिमाग में ये कंसेप्ट को समझना शुरू कर दोगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, टुडे आई हैव 20 क्वेश्चंस फॉर यू, बट आउट ऑफ 20 मैं आप लोगों को सिर्फ 15 क्वेश्चंस करवाऊंगी। जो नेक्स्ट 5 होंगे वो मैं कोर्स में PDFs अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट 5 आप लोग खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। आई विल अपलोड द आंसर्स एज वेल। उसके बाद आप लोग आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट एवरीवन, चलो क्वेश्चन 11 देखो। अब ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया, बट जो अभी जैसे रिसेंट लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ या फिर जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे। अकॉर्डिंगली आई हैव एडेड दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? अ सर्वर विद मल्टीपल CPU कोर प्रोसेसेस थाउजेंड्स ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली विदाउट मेजर स्लो डाउन। मल्टीपल CPU कोर्स के साथ एक सर्वर काम कर रहा है जो बहुत सारी, मतलब हज़ारों यूज़र रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एक साथ और कोई स्लो डाउन नहीं है। ये किस फीचर की हेल्प से हो रहा है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, या ऑप्टिकल डिस्क यूजेज। तो अब तक हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग, पाइपलाइनिंग, ये वाले कंसेप्ट्स को रट जाना चाहिए तुम लोगों को। तो ऑब्वियसली इसी की वजह से आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट आपका सिस्टम कर सकता है ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग सब समझते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। मल्टी थ्रेडिंग, अगेन मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सिंगल कोर पे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो, मतलब एक सिंगल टास्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब टास्क, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड, question number 12. A computer with sufficient RAM still experiences delays when loading frequently used applications repeatedly. Sufficient RAM है, फिर भी अगर जो डेटा या एप्लीकेशन आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, डिले हो रहा है ना, डेटा एक्सेस करने में या फिर जो भी आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम आ सकता है? फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट होता है? हमारे पास होती है कैश मेमोरी, है ना, जिससे मेमोरी डिले जो है वो कम हो जाता है, एक्सेस टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, करेक्ट। तो कैश, वाई? बिकॉज इट रिड्यूसेस एक्सेस टाइम। ठीक है जी, यहाँ दिया है तुम लोगों को, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है तो कौन सा कंपोनेंट सॉल्व करेगा? तो नाउ वी नो, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है बट पता तो चल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरप्ट्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। CPU एग्जीक्यूशन, वी ऑल नो दिस, एंड मल्टीटास्किंग। चलो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनसे रिलेट करते हुए? फर्स्ट क्या कहा है कि इंटरप्ट्स परमानेंटली स्टॉप करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। ऐसा तो नहीं है, कोई भी इंटरप्ट आता है तो पहले आपका प्रोसेसर जिस पे काम कर रहा है उसको स्टेट सेव करके देन इंटरप्ट्स हैंडल करता है, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर जनरेटेड ओनली बाय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। हार्डवेयर इंटरप्ट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से होते हैं? नहीं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स हार्डवेयर रिसोर्सेज की वजह से आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट, सी, CPU रिज्यूम्स इंटरप्टेड टास्क आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। बस वही बात है कि CPU ने जिस टास्क को
इंटरप्ट किया होता है या इंटरप्ट आने की वजह से रोका होता है वो उसको रिज्यूम कर देता है काम ख़त्म करने के बाद, तो ये सही है। इंटरप्ट हैंडलिंग रिमूव्स द नीड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, कोई लेना देना नहीं, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मल्टी थ्रेडिंग, CPU कोर्स एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन। नाउ वी नो कोर्स क्या है ना, क्वाड कोर, ड्यूअल कोर, ये सब तुम लोग को बताया था। जितने ज़्यादा कोर्स उतनी ज़्यादा अच्छी CPU परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग हो सकती है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकती है, मल्टीटास्किंग हो सकती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, है ना। तो इनसे रिलेट करते हो कौन सी स्टेटमेंट सही है। अ सिंगल CPU कोर कैन नॉट एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स लॉजिकली। एक सिंगल CPU कोर मल्टीपल थ्रेड्स को लॉजिकली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, कर सकता है। आप लोगों को याद होगा सेकंड की थर्ड लेक्चर में मैंने तुम लोगों को हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसको हम साइमल्टेनियस थ्रेडिंग भी कहते हैं, जहाँ पे सिंगल कोर पे मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो दिस इज़ इनकरेक्ट, इट कैन नॉट कैन नॉट, है ना। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग इम्प्रूव CPU यूटिलाइजेशन एंड मल्टी टास्किंग एफिशिएंसी। मल्टी थ्रेडिंग की वजह से CPU यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जब CPU मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल करता है तो CPU आइडल नहीं रहता, फ्री नहीं रहता, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ना। यूटिलाइजेशन, इट मेक्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, हम ये भी कहते हैं थ्रेडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल्दो बाकी ऑप्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। थ्रेड्स परमानेंटली ऑक्यूपाई कैश मेमोरी लोकेशंस। नहीं, कैश मेमोरी लोकेशंस जो है वो टेम्परेरी होती हैं और चेंज करती हैं डायनामिकली अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। तो कोई भी परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, गलत है ये। नेक्स्ट, पैरेलल एग्जीक्यूशन इज़ पॉसिबल ओनली इन सुपर कंप्यूटर्स। ऐसा तो नहीं है, आज के टाइम पे जो हमारे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, गेम कंसोल्स हैं, वहाँ पर मल्टी कोर CPUs का यूज़ हो रहा है, GPUs का यूज़ हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो ये सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स तक नहीं सीमित रह गए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग टर्शियरी स्टोरेज। मेमोरी हायरार्की पढ़ा था। मेमोरी हायरार्की में हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने टर्शरी मेमोरी के कंसेप्ट भी पढ़े। ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े, कैश, रजिस्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक हायरार्की का पूरा पिरामिड मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ये जो टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी की तरह बैकअप स्टोरेज होते हैं, लेकिन ये किसके लिए होते हैं, ये आर्काइवल डेटा। आर्काइवल डेटा का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेटा प्रिजर्वेशन। जो लॉन्ग टर्म डेटा होता है ना, Now what do we mean by this long term data? Long term data मतलब जिसका रिकॉर्ड आपको रखना हो, लंबे समय तक रिकॉर्ड रखना हो। जैसे किसी बैंक का, मैं आप प्रेजर्वेशन लिखने वाली थी वैसे, हाँ, लॉन्ग टर्म डेटा प्रेजर्वेशन के लिए जैसे बैंक का कोई मनी रिकॉर्ड्स हैं तो वो सेव कर लिए टेप्स में, कैसेट्स में, है ना। तो जैसे मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, CDs होते हैं, DVDs होते हैं, लॉन्ग टर्म डेटा प्रेजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बैकअप डिवाइसेस के तौर पर भी यूज़ होते हैं। उसको हम लोग टर्शरी स्टोरेज कहते हैं। कई बुक्स में ये भी सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट है, कई बुक्स में जैसे आर्काइवल स्टोरेज के बेसिस पे उसको टर्शरी स्टोरेज भी बोल दिया गया है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। ऑलराइट, नाउ जो अब आपका 16th क्वेश्चन है लाइक दिस, 17th क्वेश्चन, 18th, 19th, 20 सिमिलर तरह के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी PDF के साथ इसका आंसर की जो 5 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, उनके आंसर्स मैं अटैच कर दूंगी, लेकिन आप अटेम्प्ट करने के बाद चेक कीजिएगा। आई अटैच द एक्सप्लेनेशन एज वेल। ऑलराइट, और PDF कहाँ मिलेगा, आप जिस भी बैच में इनरोल्ड हो वहीं आपको PDF मिलेगा। ऑलराइट एवरीवन, दूसरी चीज़, FAA का एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम अभी एज़ पर द टेंटेटिव कैलेंडर स्केड्यूल्ड है। तो कोर्सेज़ तो अवेलेबल हैं ही, जो तो आप रिवाइज़ कर ही रहे होगे अभी तक, साथ ही साथ इसके टेस्ट देना भी शुरू कर दो। और यहाँ पे टेस्ट में अब जो क्वेश्चंस रिन्यू किए जा रहे हैं, अभी कुछ टेस्ट आपके मतलब पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हैं, और उसमें हम लोग चेंजेस अभी करंटली कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस और ऐड या अपडेट होते रहेंगे टेस्ट में। तो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। अब टेस्ट सीरीज़ में आपको क्वेश्चन जनरली तो जैसे आपका पेपर है लेट्स से OMR बेस्ड होता है तो वहाँ पे पता नहीं चलता टाइम का, लेकिन जब आप ऑनलाइन अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे दे रहे हो टेस्ट तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आ रही है कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन करने को कितना टाइम लग रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट टेस्ट, स्पेशली द ऑनलाइन टेस्ट। ऑलराइट एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी हमें क्या करना है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।